हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईवीएस मैम और हम पढ़ रहे थे टॉपिक जो सॉइल के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में, जो चैप्टर सॉइल डिग्रेडेशन है उसी में जो टॉपिक था 3.4 सॉइल पोल्यूशन, और हमने उसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स कल पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जो भी सॉइल पोल्यूशन, अनवांटेड मटेरियल जो सॉइल पे पड़ता है, ये जो भी कंटेमिनेंट सॉइल में होते हैं, जो भी इंट्रोडक्शन किसी भी ऐसी सब्सटेंस या किसी भी ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या एनर्जी की सॉइल में होती है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी चेंज होती थी, तो वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता था। अब हम जो ये सॉइल पोल्यूशन हुआ है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करें, तो वो हम अब आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो सॉइल डिग्रेडेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमारा स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। हम जो कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें कुछ मेजर्स हमें लेने हैं, अडॉप्ट करने हैं, जिससे कंट्रोल हो सके सॉइल का पोल्यूशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है, हम जो सॉइल है, हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि सॉइल की जो टॉप सॉइल है, जिसको ह्यूमस बोल सकते हैं, जिसके ऊपर सारी वेजिटेशन, प्लांट ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, जिनका वो हैबिटाइट बनता है, उस टॉप सॉइल को हम प्रिजर्व करें। और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसको किसी भी इरोजन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम प्लांटिंग करें मोर ट्रीज़ की, ताकि जो वो ट्रीज़ हैं इस सॉइल को, इस टॉप सॉइल को बाइंड करके रखें, अपने रूट्स के थ्रू उसको होल्ड करके रखें, उसको वॉश आउट या इरोड होने से बचाए। तो हमेशा टॉप सॉइल को प्रिजर्विंग के लिए हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हमें हमेशा टॉप सॉइल को प्रिजर्व करना है। और वो प्रिजर्व किस तरीके से रह सकती है, जब हम मोर और मोर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ कर सकें, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो एक तो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल कराएगी टॉप सॉइल को, और उसको होल्ड करके भी रखेगी, उसको वॉश आउट या इरोड होने से बचा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें समझना चाहिए कि जो सॉइल, वाटर और प्लांट, इनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है। ये हमें समझना है कि सॉइल, पानी और प्लांट की आपस में रिलेशनशिप क्या है। और हमें हमेशा मिनरल साइकिल जो है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, इनकी फिक्सेशन। हम जब सॉइल, वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप समझेंगे, जैसे सॉइल है उसी में प्लांट ग्रो कर पाता है, और इसी सॉइल में पानी भी अंडरग्राउंड रह जाता है, फिर तो वही पानी कौन लेता है, प्लांट लेता है। यही सॉइल जो है पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और अंडरग्राउंड रहता है, तो वही पानी हमको भी मिलता है। तो जो ये सॉइल है, इसी में जब प्लांट ग्रो करेगा और यही एब्जॉर्ब करेगा वाटर को भी, तो इनके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं, सॉइल, वाटर और प्लांट। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें हमेशा सॉइल को पोल्यूशन से बचाना है, ताकि यहाँ पे जो भी मिनरल की फिक्सेशन हो, क्योंकि कार्बन है तो वो भी सॉइल, अगर हाँ प्लांट है वो इसी सॉइल के थ्रू लेगा, या अगर नाइट्रोजन है वो भी, कोई भी नाइट्रोजन डायरेक्टली तो नहीं ले पाता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन थ्रू सॉइल ही होती है, तब प्लांट को मिलता है और प्लांट फिर हमको देता है। तो ये थ्रू सॉइली फिक्सेशन होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि सॉइल, वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप आपस में क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके अंदर जो मिनरल साइकिल चलता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजन का साइकिल है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सॉइल के थ्रू ही प्लांट को मिलते हैं। तो इसीलिए प्लांट एनिमल, ये प्लांट, सॉइल और वाटर का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको समझना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है हमें। तीसरा तरीका जो है, किस तरीके से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको पोल्यूशन से फ्री रख सकते हैं, कि हमें प्रॉपरली डिस्पोजल करना है जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो निकला हुआ वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे कि हमने
हवा के टाइम पे पढ़ा था, एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा था। कोई भी वेस्ट जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री से निकलता है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके ही फिर डिस्चार्ज कहीं पे पानी में हो या कहीं हवा में छोड़ देना। इसी तरीके से जो वेस्ट, जो इंडस्ट्री का वेस्ट जो ज़मीन पे डिस्पोज ऑफ करना है उसको पहले प्रॉपर्ली ट्रीट करना है, ठीक है। फिज़िकली भी ट्रीट करना है, केमिकली भी उसको ट्रीट करना है और बायोलॉजिकली भी उसको पूरी तरह से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तब जाके कहीं पे आप लैंड पे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, सॉइल पे आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, ताकि फिर जो सॉइल है वो धीरे धीरे खुद उसको डिग्रेड करेगी, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको डिग्रेड करती है। नॉर्मली प्लास्टिक को नहीं करती, बाकी जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको वो कर लेती है। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जब भी डिस्चार्ज हो जाए इंडस्ट्री से तो वो प्रॉपर्ली ट्रीटेड हो, उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स था वो पहले से रिमूव किए गए हो, बाद में वहाँ पे जो वेस्ट है वो डिस्पोज सॉइल में किया जा सकता है। तब जाके सॉइल उस हार्मफुल केमिकल के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकती है, ठीक है। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलेगा वो हार्मफुल केमिकल होगा, वो अगर सॉइल में गया वो सॉइल के थ्रू फिर प्लांट में जाएगा, वो प्लांट के थ्रू हमारे पास जाएगा, हम उसको खाएंगे, तो वो पूरा फूड चेन में घूमता जाएगा। और अगर वो फूड चेन में होगा तो वो हमारे तक पहुंच गया तो वो केमिकल जो फैक्ट्री से निकला वो इनडायरेक्टली हम तक वो पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी की टिश्यूज़ में वो एक्यूमुलेट होगा बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू, और उसके बाद हमारे को बहुत सारी चीज़ें, बहुत हेल्थ इश्यूज़ होती हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर्ली ट्रीट करना है बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ, ठीक है। और अब है फोर्थ वन, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ लीचेट्स फ्रॉम द लैंडफिल्स इनटू द सॉइल लेयर। जो जहाँ पे भी हम कोई भी चीज़ डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लैंड में हम लैंड फिल में डाल देते हैं। जहाँ पे भी हमने लैंड कहीं बड़ा सा खड्डा खोद के वहाँ पे हमने वेस्ट डाल दिया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत केमिकल्स होते हैं। जैसे हम घर का इन्वर्टर बैटरी, पुरानी बैटरीज फेंक देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें फेंकते हैं, उनसे बहुत सारे जो हैं केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम फेंक जाते हैं, जो वो केमिकल्स होते हैं धीरे धीरे वहाँ से लीक आउट होने लगते हैं और हमारी सॉइल में चले जाते हैं और हर जगह फैलते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए जहाँ पे भी ये डंपिंग साइट बना है उधर से कोई भी केमिकल लीक आउट ना हो और किसी और जगह सॉइल को वो इफ़ेक्ट ना करे। तो मिनिमाइज़ करना है जो भी कोई भी केमिकल कहीं से लीक आउट हो रहा है किसी और सॉइल की लेयर में, उसको हमें मिनिमाइज़ करना है। हमें एंट्री ऑफ सॉइल, जो एंट्री ऑफ केमिकल है सॉइल में, उसको हमें मिनिमाइज़ करना है। कहीं पे अगर डंपिंग साइट बनाई गई है तो वहीं तक उस सॉलिड वेस्ट जो भी वेस्ट है वहाँ तक ही उसको पहुँच होनी चाहिए, ना कि वो पूरी ज़मीन तक फैले, ठीक है। वो भी हमें इंश्योर कराना है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स। हमें लगभग जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स, हमें हो सके तो कम से कम ऑप्टिमल यूज़ करना है और काफ़ी सोच समझ के यूज़ करना है, हैफर्जर्डली यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जब हम इनको सॉइल में, जब हम इनको प्लांट्स में छिड़कते हैं तो ओबियसली सॉइल पे गिरते ही गिरते हैं, तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत टाइम तक ये डिग्रेड नहीं होते हैं और इसकी वजह से ये हमारी फूड चेन में भी आ जाते हैं और हमको ये इफ़ेक्ट करते हैं। इससे सॉइल भी पोल्यूट होती है और सॉइल का पोल्यूशन हमारे लिए ही वो हार्मफुल होता है। तो हमेशा जब भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करें तो वो हमेशा एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। हैफर्जर्डली, रैंडमली, एक अपने लालच के हिसाब से सिर्फ हम सोचें कि हमें फसल चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अपना पैसा कमाना है, वैसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो प्लगिंग करने की, ठीक है। उससे क्या होता है, सॉइल में एरेशन रहती है, हवा बनी रहती है, जो सॉइल के पोर्स हैं वो खुलने लगते हैं। परमेबिलिटी, सॉइल जो है उसके अंदर
कोई भी चीज़ जाने की अवेलेबिलिटी रहती है, परमेबल रहता है, चाहे पानी एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे हवा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अगर सॉइल के ऊपर हैं जिनको डिग्रेड भी अगर होना है तो ऑक्सीजन चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने के लिए। तो जब हम प्लगिंग करते हैं तो हम सॉइल के, जैसे हम नहाते हैं ना, तो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं, जब हम नहाते हैं, रबिंग करते हैं, अपने मसाज करते हैं हम बॉडी को, तो हमारी स्किन के पोर्स खुलते हैं, एरेशन अच्छी होती है, ग्रोथ होती है, अच्छे जो डेड सेल्स होते हैं बॉडी के वो निकल जाते हैं और स्किन को ऑक्सीजन मिलता है। इसी तरीके से जब हम प्लगिंग करते हैं सॉइल की तो वहाँ हवा उन पोर्स में घुस जाती है, ज़मीन के अंदर घुस जाती है एयर, तो जो प्लांट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, सॉइल के लिए भी अच्छी होती है। और भी कोई अगर केमिकल इस प्लांट में, इस सॉइल में है तो वो डिग्रेड होने लगता है और सॉइल की पोरिसिटी, परमेबिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। हम हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इसीलिए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, मैन्यूअर यूज़ करना है। किसकी जगह, जहाँ हमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें होती है वो यूज़ करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजम्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजम्स एज ए फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें, मैन्यूअर यूज़ करें, काउडंग यूज़ करें, हम ग्रीन लीव्स एज ए मैन्यूअर यूज़ करें सॉइल के ऊपर, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स। वो क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, वो सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर जो है वो सॉइल का पोल्यूशन रोक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम अभी तक फर्टिलाइज़र एज ए न्यूट्रिएंट के लिए यूज़ करते थे, इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि जो भी पेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाए, वो किल हो जाए और क्रॉप जो है पेस्ट से बची रहे। तो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं मगर उनका भी बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट है, इसीलिए बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज़ करना है। बायोलॉजिकली हमें वो पेस्ट यूज़ करने हैं जो एकदम नेचुरल हो और जो केमिकल से बने ना हो, उससे भी सॉइल का पोल्यूशन बच जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमें जो माइनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम खोदते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट, जब माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तो बहुत सारा डस्ट क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल भी ख़राब होती है। तो हमेशा टेक्निक ऐसी यूज़ करनी है माइनिंग में जो आगे जाके जो भी एक्सट्रैक्टेड मटेरियल या जब ट्रांसपोर्ट करते हैं माइनिंग मटेरियल वो रिड्यूस हो, उसमें जो माइनिंग डस्ट निकलती हो वो कम हो, वो इतनी ना हो। तो टेक्निक्स अच्छी यूज़ करनी है ताकि पोल्यूशन ना हो और सॉइल जो है वो इग्रोड ना हो, उसमें जो उसकी टॉप लेयर है उससे कोई इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोलड ग्रेजिंग। जो हम देखा जाए जो जानवर लोग हैं ग्रेजिंग जब करते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप लेयर को हार्म करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन हो सकता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल वे में करवाना है। ठीक है, विंड ब्रेकर्स अराउंड एरिया एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। हमेशा जो विंड, जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं वहाँ पे हमें विंड ब्रेकर्स लगाने हैं उस एरिया में जहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो उन हवाओं को रोक सकते हैं, बैरियर बन सकते हैं और टॉप सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, हमें सॉइल बाइंडिंग ग्रासेस लगाने जो सॉइल को एकदम पकड़ के रख सके अपने रूट्स के थ्रू। ठीक है, चाहे वो स्लोप पे सॉइल हो या रिवर बैंक्स पे हो, जिनके जो सॉइल इरोजन के प्रोन है, जिनको सॉइल इरोजन का खतरा होता है, ऐसी ऐसे जगहों पे जहाँ सॉइल इरोजन का खतरा हो, बाद में वही सॉइल डेजर्ट बन जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा इरोड हो चुकी होती है, वो पीछे से कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है, हैफाजर्डली नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करवाना है सॉइल को। ठीक है, कंट्रोलड ग्रेजिंग करानी है और उन एरियाओं में वैसे विंड ब्रेकर्स लगाने हैं।
आप प्लांट लगा सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं जो विंड की स्पीड को रोकते हैं, उनका बैरियर बनते हैं। और कुछ ऐसे ग्रासेस जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं ताकि जो सॉइल है वो इरोड ना हो, चाहे कितनी भी हवा आए, चाहे वो स्लोप में हो या वो बैंक्स ऑफ रिवर है, कितनी भी हवा आए वो उस सॉइल को इरोड करके ना ले जाए, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। चेक कर सकें हम सॉइल इरोजन को जब हम इस तरीके के प्लांट्स, इस तरीके से ग्रास लगाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल बाइंड करके रहती है और हमारा डेजर्ट फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि हर जगह रेगिस्तान बने तो फिर हरियाली कहाँ रहेगी, हम खाएंगे क्या, हमारा एनवायरनमेंट सफ़र करेगा, ऑक्सीजन बनेगा कहाँ से। इसीलिए सॉइल इरोजन होने से बचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमेशा प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न रखना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम क्रॉपिंग पैटर्न रखते हैं, अगर हम एक साल में एक क्रॉप लगाएंगे, दूसरे साल में हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे, सेम रिपीट नहीं करेंगे, उससे क्या होता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। अगर हम एक साल में जो क्रॉप लगाते हैं नेक्स्ट ईयर भी वही रिपीट करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट तो जो इस साल चाहिए उस क्रॉप को, दूसरे साल भी उस क्रॉप को वही चाहिए, तो न्यूट्रिएंट तो एक्सप्लॉइट हो गए, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम एक साल में वीट लगाएंगे, नेक्स्ट साल हम राइस लगाएंगे, उसके बाद हम मेज़ लगा सकते हैं, फिर हम रिपीट कर सकते हैं। तब तक जो न्यूट्रिएंट है बने रहेंगे, क्यों, और बनते रहेंगे, रिन्यू हो रह जाएंगे, क्योंकि हर एक क्रॉप को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। इसीलिए हम न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न भी रखेंगे हम, और जो वीड्स, हर एक क्रॉप के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीड्स भी उगते हैं, वो भी एलिमिनेट होंगे। ठीक है, और हमें हमें हर्बिसाइड्स ये सारे यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उनको ख़त्म कर सकते हैं जब हम अच्छी प्रॉपर क्या बोलते हैं पैटर्न के हिसाब से क्रॉपिंग करेंगे, उसके हिसाब से वीड्स भी ग्रो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हम एक टाइप का ही वीड नहीं होगा, तो हर्बिसाइड्स भी हमें कम यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिएंट लेवल जो सॉइल का है वो भी बचा रहेगा। ठीक है, और जो इसके बाद लास्ट वन है, जो लो लाइंग एरिया जो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं डंपिंग साइट के हिसाब से। मतलब जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है या गार्बेज है वो हम वहाँ जाके डंप कर सकते हैं। हम ऐसी जगह डंप ना करें जहाँ एग्रीकल्चरल है, जहाँ की सॉइल फर्टाइल है, उधर पे जाके जो सॉलिड वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट, वहाँ पे जाके नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है, अगर हम वहाँ पे जाके कहीं पे भी हम अगर डंप करते हैं सॉलिड वेस्ट, वो तो सॉइल को ज़ाया करने वाली बात हो गई, बंजर बनाने वाली बात होगी, उसको पोल्यूट करने वाली बात होगी। तो इसीलिए जो भी सॉलिड वेस्ट, जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल निकलता है, चाहे हमारे घरों से निकलता है, चाहे हमारे इंडस्ट्रीज से निकलता है, कोई भी कमर्शियल यूनिट्स से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी गार्बेज निकलता है, उनको वहाँ पे डंप करना है जो लैंड फिट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि वो लैंड जब फिट ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो इस चीज़ के लिए डंपिंग साइट बन सकती है, और वो बहुत ही अलग होनी चाहिए। वहाँ से कोई भी चीज़ लीक आउट होके सॉइल के अंदर भी ना जाए और सॉइल बाकी जगहों पे ना फैले। ठीक है, लो लाइंग एरिया जो है वो अनफिट होता है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए उसी को हमेशा डंपिंग साइट बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल को। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल में हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, जिसमें हमने सॉइल पढ़ा कि वो बनती कैसे है, विदरिंग होती है रॉक की, क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सॉइल के साइंस को पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल जो है वो लेयर्स में होती है, और हर एक लेयर को हॉरिजोन बोलते हैं। ABCRO ये हॉरिजोन्स हमने पढ़े थे। ये पेरेंट रॉक मटेरियल से बनती हैं। सॉइल को क्लासिफाई किया गया, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट, एरिड, सलाइन, पेटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, सॉइल इरोजन जो होता है उसमें सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, सॉइल का टॉप लेयर ही लूज़ हो जाता है, वो फर्टाइल होती थी। अब जब लूज़ फर्टाइल सॉइल हुई तो वहाँ वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव नहीं रही, सॉइल का पोल्यूशन हुआ,
फिर हमने पढ़ा कि हमने सॉइल को किस तरीके से कंट्रोल किया, उसका पोल्यूशन, ठीक है, उसको फ्लडिंग से कैसे बचाना है, उसको इरोड होने से कैसे बचाना है, उसके अंदर कोई केमिकल इफ़ेक्ट ना हो उससे उसको बचाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो ये आपका आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही।